हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है फिर से नई वीडियो। तो आज हम लोग क्लास 6 के इतिहास का अध्याय नंबर 1 जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अध्याय 1 में बोले क्या। जैसे मुझसे पूछिए क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो मैं बताऊंगा क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। क्या क्या कर रहे हैं सर, कब गए थे सर, कहाँ गए थे सर, कैसे आए सर, है ना, कैसे खाए सर, ये सारा प्रश्न आप करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अध्याय 1 में है कि इतिहास जो है, इतिहास की जो जानकारी मिलती है आपको, तो प्रश्न से ही तो मिलती है। आप प्रश्न पूछते हैं तो वो जो उनका जवाब देते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल है। रशीदा क्या बोलती है। रसीदा बैठी क्या करी थी, अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 9 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगा। यह जानने के लिए आपको कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है ना। तो यही सब की जो है आज हम लोग जानकारी लेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत क्या है ना। अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, अतीत पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, कितना हुआ था, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है। या तो हमारे पास साक्ष्य मिलेंगे या कोई लिख के रखा हुआ कुछ, है ना, कोई जानकारी इकट्ठा करके रखा होगा, साक्ष्य मिलेगा, जानकारी रखा होगा, या जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जो बता के रखा है वही होगा, है ना। तो अतीत के बारे में जानकारी हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है ना। अतीत के बारे में खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी जैसे शिकारी बोलते हैं, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेल रहे थे। क्या जान सकते हैं, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, है ना। तो आजकल दुनिया में क्या है कि अगर एक बार सर्वर चला गया, सर्वर से सारा डेटा डिलीट हो गया, तो आपका सारा इतिहास खत्म। उसको साक्ष्य के रूप में, जैसे कि संग्रहालय बना हुआ है तो वो भी डिजिटल संग्रहालय बन रहा है। सब चीज डिजिटल है, सब चीज जो है अक्षरों में, नंबरों में रखा जा रहा है, कंप्यूटर में रखा जा रहा है। जैसे कि मैं अभी जो दे रहा हूँ, जो डाटा दे रहा हूँ आपको, ये भी क्या है, ये डिजिटल संग्रहालय से लिया गया है। तो ये सब जो है आपको कैसे पहले का भी मिल जाता है ना। तो मिल जाएंगे आपको, नाटक करते देखा करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते, उसकी जानकारी आपको मिल रही है। और आज के ज़माने में क्या क्या आपको दे सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, पहला प्रश्न, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में जो है, पृष्ठ नंबर 2 में जो है नर्मदा नदी का पता लगाओ। पृष्ठ नंबर 2 में हम लोग आते हैं और यहाँ पे मैं क्या ढूंढना है, नर्मदा नदी ढूंढना है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा, नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी ढूंढ ली है हम लोग, है ना। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब संग्रहण करने वाला, जमा करके कुछ 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 रखने वाला, है ना, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। अब जो संग्रहालय बना है, संग्राहक का संग्रह करके रख रहा है,
तो वो इसकी जानकारी तो रखेगा ही कि क्या क्या संग्रह करने लायक है, कौन क्या क्या संग्रह करने लायक नहीं है, कौन कौन जमा करने लायक नहीं है ना। अपने भोजन के लिए जो जड़ का प्रयोग करते थे, फलों का प्रयोग करते थे, जंगल के अन्य उत्पादों यहीं से संग्रह किया करते थे। कहाँ से? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के आसपास का जो जंगल है। और साथ ही साथ वे जानवरों का आखेटागनी शिकार भी करते थे। ठीक है, अब क्या है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम के किथर पहाड़ी है और सुलेमान पहाड़ी है, दो पहाड़ी है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में है भी। तो ये पहाड़ी का पता लगाओ। इस क्षेत्र में क्या था? तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं की खेती की, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, है ना। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ? तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ी में। क्या क्या? तो जौ और गेहूं, क्या क्या जी, गेहूं और जौ की खेती किया है ना, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी में। अब बोल रहा है कि उत्तर पूरब में देखिए आप, कहाँ पर देखिए, उत्तर पूरब में गारो और मध्य भारत के विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूरब में गारो, कहाँ है गारो? तो यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ। और क्या बोला है? और बोला है आपका भारत में, यानी मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है। कहाँ है विंध्य की पहाड़ी? ढूंढो, ये रहा विंध्य की पहाड़ी, है ना, नर्मदा नदी के जस्ट पास में। तो यहाँ पे दो गारो की पहाड़ी हो गया, गारो की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी, दो क्षेत्र। अब इन दो क्षेत्रों के बारे में क्या पता चलता है? तो ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, यहाँ पे खेती का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। क्या उपजाया? चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, और ये विंध्य के उत्तर में स्थित है, ऊपरी साइड में स्थित है। यहाँ पे चावल उगाया गया, गारो की पहाड़ी और विंध्य की पहाड़ी के पास चावल उगाया गया, है ना। अब मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदी, मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदी, सिंधु और इसकी सहायक नदी है झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है ना, और ब्यास भी है। तो ये सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां जो आपने झेलम, चिनाब और सतलुज, कौन कौन? तो आपका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और है आपका ब्यास। ये सारी नदियां आप देख रहे हैं, ये इनकी सहायक नदियां पता किया आपने। ये सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जो सहायक नदी आप देख रहे हैं उन्हीं के किनारे क्या है? आरंभिक नगर कुछ फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ है ना। गंगा तथा इसकी सहायक नदी का नदी सोन का पता लगाओ। चलो पता लगाते हैं हम लोग, ये पहले इसको मिटाते हैं। तो किसका पता लगाना है? तो गंगा नदी, और उसी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी। गंगा नदी और सोन नदी, गंगा नदी और सोन नदी का मैंने पता लगाया। जब पता लगाया तो क्या पता चला? तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, यानी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। लेकिन इसके अतिरिक्त व्यापारी या कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, है ना। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे।
कौन कौन? इजराइल एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था प्राकृतिक आपदा के कारण, काम के तलाश में, कभी कभी सेना के चक्कर में जाता था, कभी विजय हासिल करने के चक्कर में जाता था, कभी ज्यादा व्यापार करने के चक्कर में जाता था, है ना। जहाँ कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, वहाँ दिखाएगा, वहाँ शो करेगा, लोग पसंद आएगा, खरीदेगा। कभी लोग धार्मिक गुरु जो है शिक्षा और सलाह देते हुए किसी दूसरे गांव में चल जाता था, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में चल जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने के चक्कर में इधर से उधर चल जाते थे, है ना, इधर उधर चल जाते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को क्या है, एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। और यही सब रीजन है, यही सब कार्य की वजह से। कोई धार्मिक गुरु ज्ञान के चक्कर में इधर उधर चला गया, है ना, ज्ञान लेने के चक्कर में। कोई जो है सामान को बेचने के उद्देश्य से चला गया। कोई जो है इधर उधर के कोई ना कहीं मतलब उनका प्रयोजन रहा, जिस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो है परिवर्तन यानी यात्रा किया। आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो एक बार फिर से मानचित्र देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप, प्रकृति जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो पहाड़ी आप देखते हैं, पर्वत देखते हैं, समुद्र देखते हैं, ये उपमहाद्वीप की क्या है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इन्हीं आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत शब्द सिंधु का संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, है ना, ईरानी हिंदोस और यूनानी इंदोस, और इन नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह ने मतलब एक समूह के लिए किया जाता था। भरत का प्रयोग, इस समूह का उल्लेख संस्कृत शब्द की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति जो है ऋग्वेद में मिलता है। इस समूह का उल्लेख भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तो भरत शब्द का। तो बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो अतीत के बारे में, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत के लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला या फिर हाथ से लिखा है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं, एक ताड़ का पत्र है और इसमें लिखा हुआ मंत्र है। मंत्र नहीं, एक तरह से अपना विचार है, जो कुछ भी है ना, इसमें श्लोक लिखा हुआ है और ये आपको दिखा दे। पढ़ना थोड़ा जटिल है। इतने वर्षों में मतलब इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया है ना, कुछ नष्ट हो गई है। कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ऐसी ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त होती है? मंदिर में मिलेगा आपको ये प्रतियां। मंदिर में पुराना जी रखा रहता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चा मिलती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ हमारे यहाँ काव्य, महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। किसका अध्ययन कर सकते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके, है ना। क्या करते थे? अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख ऐसा भी पत्थर पर लिखवाता था जिससे कि लोग उन्हें आए, देखे, पढ़े। लगभग एक पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश से उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, ठीक है।
जब हम कुछ लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आरामाइक, किससे तो यूनानी और आरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों का भाषाओं में प्रयोग हुआ है। ठीक है। कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें से राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी कार्यों का विवरण और उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक जो है लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे, कहाँ जीते कहाँ हारे। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? कठोर पर लिखा था कि ताकि कोई खत्म ना हो, विनाश ना हो, है ना, सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी इनका प्रयोग में लाई जाती थी, है ना, इनको प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है पत्थर और पक्की मिट्टी तक, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, जिन पर क्या होता है सिक्योर छानबीन खुदाई होती है ना, काफी हार्ड होता है। पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है अतीत में लोग क्या खाते थे, वनस्पति के अवशेष, और बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में ही बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? शायद नहीं, लेकिन कुछ कुछ मिला है। पांडुलिपियों में जो है अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम जो है ना धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसी की तरह है, उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग जो है सुराग के रूप में कर, यानी सबूत के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने में के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषक का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, है ना। जैसा कि हाँ आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए जो है अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। कौन? तो इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं। जैसे और गरीब किसान लोग जो है खेती नहीं करेगा तो ये जो बैठा सोफा पे है वो लोग को क्या खाएगा? भाई वो लोग को पैसा थोड़े खाएगा, खाने के लिए अनाज ही चाहिए। और वो अनाज कौन उगाएगा? किसान, गरीब किसान। मेहनत कौन करेगा? हार्ड वर्क कौन करेगा? तो आखिरकार देखा जाए तो एक ही है जो भरपेट भोजन देने का काम करता है, वो है किसान। और आजकल हम लोग किसान को ही लूटते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है। उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें जीवन की जानने की मदद मिलती है। हालांकि हम भी अभी बहुत बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब बचा हुआ है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तू शायद उस दिन, तारीख या माह जैसे वर्ष 2000 या इस तरह का कोई वर्ष बताओगी।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। लगभग 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं, है ना। ये कुछ सिंबल है और ये चैप्टर होता है यहाँ खत्म।